मैं तो तस्वीर ही दिखा सकता हूँ आपको, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप खुद इसको विज़िट कर सकते हैं। अब न्यूज़ रूम में क्या होता है, इनपुट डेफिनेटली वो तमाम चीज़ें जो वहाँ पे आ रही हैं, कंटेंट तमाम का तमाम, वो ख़बर की सूरत में हो, असाइनमेंट की सूरत में हो, फीचर की सूरत में हो, तस्वीर की सूरत में हो, फुटेज की सूरत में हो। तो असाइनमेंट डेस्क, चीफ रिपोर्टर, रिपोर्टर्स, और ज़ाहिर है कि इसको ज़रा इस अंदाज़ में आप समझें कि न्यूज़ गैदरिंग से लेके ऑन एयर होने तक बेटा पूरे का पूरा प्रोसेस है। अब ये हर बंदे की ज़िम्मेदारी है कि उसने कहाँ तक कितना काम जो है वो करना है। अखबार के दफ्तर में सब एडिटर जिसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है, टीवी में उसके लिए असाइनमेंट एडिटर का लफ्ज़ बोला जाता है। वर्किंग एक जैसी है, लेकिन वहाँ पे सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, और टीवी में असाइनमेंट एडिटर या सीनियर असाइनमेंट एडिटर के नाम से उसको बुलाया जाता है। चीफ रिपोर्टर, ये हम अगर आपने, मेरा ख्याल हम बात कर चुके हुए हैं इस पे हवाले से, कि पूरी रिपोर्टिंग टीम और उसका जो हेड होता है वो चीफ रिपोर्टर होता है। इसी तरह से उसके मतहत काफ़ी सारे रिपोर्टर्स होते हैं, और इसी तरह से हमने बात की थी ब्यूरोज़ होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े शहरों में, मसलन आपका हेड ऑफिस अगर इस्लामाबाद है तो लाहौर में, मुल्तान में, पेशावर में ब्यूरोज़ होंगे, और अगर हेड ऑफिस आपका लाहौर में है तो फिर जो इस्लामाबाद का ऑफिस है वो आपका ब्यूरो कहलाएगा। स्टिंगर्स, आप इसको कॉरस्पॉन्डर्स भी कह सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में, अज़ला में आपके जो नुमाइंदे होते हैं, जिनको आप आम अल्फाज में कह सकते हैं। एजेंसी फीड, जो न्यूज़ एजेंसी से मुख्तलिफ ख़बरें आती हैं, ये सारी इनपुट है, ठीक है। कहाँ फिर सोशल मीडिया, जैसे आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, हमने कल भी इस पे बात की कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, इंटरनेट न्यूज़ साइट्स हैं मुख्तलिफ, जिसमें आप खबरें निकाल सकते हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है वो ख़ास तौर पे न्यूज़ फीड के हवाले से, सबसे पहले और फौरी ख़बर के हवाले से इस पे नज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने कल मॉनिटरिंग की बात की थी, तो वो मॉनिटरिंग बेसिकली यहाँ पे है अदर टीवी चैनल्स। बातें एक जैसी हैं, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, आपके जहन में है, तो फिर आपके लिए डिफ़ाइन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सो रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये सारी की सारी मुख्तलिफ जो टीवी चैनल, जैसे पाकिस्तान के हैं तो वो नेशनल हो जाएंगे, अगर आप CNN, BBC देख रहे हैं तो वो इंटरनेशनल हो जाएंगे, और अगर आप कोई AJK का या कोई लोकल देख रहे हैं तो वो रीजनल हो जाएंगे, लोकल चैनल हो जाएंगे। OB वैन की हमने बात कर ली थी, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन होती है, गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फॉरवर्डिंग प्लान और रिसर्च होती है, और ये सारा काम इनपुट है। और उसके बाद आउटपुट क्या होती है, प्रोड्यूसर डेस्क, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक एंड रिकन्स्ट्रक्शन। ये सब, इन सब चीज़ों से मिलके फिर ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो इस काबिल होती हैं कि हम उसको ऑन एयर लेके जा सकें। बुलेटिन प्रोडक्शन के हवाले से जो क्रू हमारे पास होता है वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, PCR कंट्रोलर, न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ एंकर। अब आप ज़रा चीज़ों को देखें कि न्यूज़ गैदरिंग से लेके हम उसके प्रोसेस के बाद अब उसकी प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं। पहला मरहला था ख़बरों को इकट्ठा करना, दूसरा मरहला जो असाइनमेंट डेस्क के लेके ऑनवर्ड सारे चीज़ों को प्रोसेस करना, और तीसरा मरहला ये है कि अब चीज़ें रेडी हैं, अब आपने उनको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। उस प्रेजेंट के लिए प्रोड्यूसर तो ज़ाहिर है हर जगह पे आपके साथ रहेगा ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे अब जब फाइनल उसका आ जाता है कि अब ऑन एयर करना है, तो इसके लिए मेन जो है वो पीछे कंट्रोल रूम में प्रोड्यूसर और कंट्रोलर न्यूज़, और इसके अलावा जो आगे सामने आपको नज़र आ रहा होता है वो कैमरामैन भी आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो स्टूडियो का हिस्सा होता है। आपको जो सिर्फ स्क्रीन पे नज़र आता है, आपसे मुराद हम जो व्यूअर्स हैं उनको सिर्फ एंकर पर्सन या मेज़बान जो हैं, न्यूज़ एंकर जो हैं, न्यूज़ कास्टर जो हैं, वो नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह से कैमरामैन, प्रोडक्शन असिस्टेंट, साउंड रिकॉर्डिस्ट, वो जो सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं स्टूडियो के अंदर, VTR एडिटर, तो ये सारे अब क्या कर रहे हैं, ऑन एयर के लिए इसको काम कर रहे हैं। जब ये फाइनल स्टेज पे आके हमारी खबरें रेडी होती हैं, अब हमने उनको ऑन एयर लेके जाना है। नज़र इसमें सिर्फ आपको न्यूज़ कास्टर आता है, बाकी लोग मौजूद होते हैं
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्क्रिप्ट के हवाले से कि किस तरह से ये प्रोसेस हमने देख लिया कि ख़बर को इकट्ठा करने से लेके उसकी प्रोसेसिंग तक और फिर उसको ऑन एयर जाने तक ये मुख्तलिफ 3 मराहल जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा जो स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से है वो बेसिकली कहीं पे भी आप लिखें तो वो राइटिंग ही है, लेकिन नाम मुख्तलिफ हैं। तो टीवी में जब और रेडियो के लिए जब हम लिखते हैं तो हम उसको बेटा स्क्रिप्ट राइटिंग का नाम देते हैं। राइट योर स्क्रिप्ट बिफोर शूट। जब भी आपने किसी चीज़ की शूटिंग के लिए जाना है, शूट से मुराद यहाँ पे उसको फिल्माना है, कैप्चर करना है जब आपने उसको, तो उसके लिए आपका स्क्रिप्ट लिखा होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि आपको वो एक गाइडलाइन देता है ना आपको कि आपने चीज़ करनी क्या है। रफ आउटलाइन इंक्लूडिंग इंटरव्यूज़ एज यू शुड हैव एन आइडिया व्हाट दे आर गोइंग टू से। हाँ, इसको फाइनल हम बाद में कर सकते हैं जब हम एडिटिंग में आते हैं, कोई चीज़ साउंड बाइट लगानी है, कोई चीज़ काटनी है, ऐड करनी है, लेकिन इनिशियली आपके पास स्क्रिप्ट होगा तो आप उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे। खुद से सवालात करेंगे आप और ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे हम कहते हैं, उसके नतीजे में मैं ये बारहा बात कह चुका हूँ कि हम में से जो सबसे नेगलेक्टेड पर्सनैलिटी होती है हमारे नज़दीक, सबसे नेगलेक्टेड पर्सन जो होता है वो हम खुद होते हैं। तो व्हाट इज़ द स्टोरी, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, स्टोरी क्या होगी आपकी, नई कोई चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी उसमें क्या होगी, उसको सिंपल रखें और जो भी सवाल आपके जहन में आ रहे हों उसको राइट डाउन करें और उसके बाद कोशिश करें कि आप उसको मिनिमम वर्ड्स में, कम से कम अल्फाज में समराइज़ कर सकें, बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट फॉर टेलीविज़न। ये नहीं होगा कि आप बोलना शुरू कर दें और उसके बाद नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, उससे टाइम जा रहा, वहाँ तो सेकंड्स की गेम है। फिर लिखते हुए ये बात बड़ी जहन में रखनी है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। मसलन आप बच्चों के लिए कोई खबर बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बड़ों के लिए लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, ख़वातीन के लिए, बूढ़ों के लिए, किसानों के लिए, किन के लिए, तो ये जिनके लिए आप लिख रहे हैं वो क्या, डॉक्टर्स के लिए, ये आपका टारगेट ऑडियंस है। तो बेटा जिस तरह का टारगेट ऑडियंस होगा, अल्फाज का चुनाव, तहरीर, स्क्रिप्ट वैसी ही आपकी होगी। और अगर आप टारगेट ऑडियंस के बारे में नहीं जानते तो फिर आप जब जर्नल राइटिंग करेंगे तो मे बी वो किसी को समझ आए या किसी को समझ ना आए, लेकिन अगर टारगेट होगा आप उसी तरह के अल्फाज और टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। एंड दिस विल डिक्टेट हाउ यू टेल द स्टोरी एंड हाउ मच डिटेल्स नीड्स टू बी गिवन अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस। Older views can be expected to have period knowledge of certain issues. Definitely जब आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो आपको भी, जिनके बारे में लिख रहे हैं टारगेट ऑडियंस जो है उनको तो डेफिनेटली पता होगा, तो आपको भी उस इशू के बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है। फिर एंगलिंग बड़ी ज़रूरी है। आप कौन सा पहलू सामने लेके आना चाहते हैं किसी चीज़ का। देखिए जब भी आप बात कर रहे होते हैं बेटा तो आपके पास दलाइल होते हैं कि आप किसी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू बयान कर सकते हैं। आप एक चीज़ को छुपा दें, दूसरी चीज़ बयान कर दें। एंगलिंग क्या करनी है आपने, जैसे आप देखें कि जब भी फ़लस्तीन की बात होती है तो हम एंगलिंग क्या करते हैं, जब भी कश्मीर की बात होती है तो हम एंगलिंग क्या करते हैं। इसी तरह से कश्मीर के मतलब ख़बर को पाकिस्तान टेलीविज़न चलाएगा तो उसकी एंगलिंग बेटा और होगी। कश्मीर के मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग करते हुए आपकी एंगलिंग एज ए पाकिस्तानी और होगी, और कश्मीर के मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग करते हुए एक इंडियन जर्नलिस्ट की एंगलिंग और होगी। फर्स्ट टाइम के मतलब CNN के रिपोर्टर की या स्क्रिप्ट राइटर की एंगलिंग और तरह से होगी, अल जज़ीरा के स्क्रिप्ट राइटर की एंगलिंग और तरह से होगी। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे अब चीज़ों को कि बेसिकली आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस एंगल से किसी चीज़ को आगे लेके चलना है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी, व्हाट सीक्वेंस यू विल नीड टू टेल द स्टोरी विजुअली। मसलन कश्मीर के हवाले से हम बता रहे हैं तो हम शुरू करेंगे कि 370 दिन हो गए कश्मीरियों को पाबंदे सलासल किए हुए या पाबंदियाँ लगाए हुए, और फिर उसी तरह की पुरानी एक आध फुटेज चला के फिर हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट होगा
बजाय इसके कि आप स्टार्ट वहीं से करें जिसको किसी को पता ना हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ जाएंगे तो चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पे बैकग्राउंड की ज़रूरत हो, लेकिन जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड करना है ना, तो इसलिए आप उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो स्क्रिप्ट राइट। कीप आस्किंग योर सेल्फ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस सीक्वेंस। आपके पास लॉजिक होना बड़ा ज़रूरी है कि आप ये कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाउ विल यू स्टार्ट एंड एंड योर स्टोरी वंस यू फाइनलाइज इट, मिडिल पार्ट विल बी ईजियर टू राइट। आप खुद एक दफ़ा लिखें, उसको पढ़ें, नहीं ठीक उसको चेंज कर दें, फिर लिखें, फिर पढ़ें। रीड द स्क्रिप्ट लाउडली एंड हियर योर सेल्फ। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपने अगर कुछ अल्फाज इस तरह से लिखे हैं जो आपसे अदा नहीं हो रहे, उनकी अदायगी आपकी ज़ुबान में मुश्किल ला रही है। ज़ुबान का मतलब यहाँ पे टंग है, लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज ऐसी ना हो कि जो आपकी टंग को अदा करते हुए उसमें मुश्किल हो। तो ज़ाहिर है जब आपसे मुश्किल, आप लाउडली उसको पढ़ेंगे तो आपसे अदा नहीं हो रहा, तो एंकर पर्सन कैसे अदा करेगा। तो इसलिए उसका मुतबादिल लफ्ज़ यूज़ कर लें। तो ये जब आप खुद पढ़ेंगे लाउडली तो देन आपको क्लियर होगा कि ये लफ्ज़ अदा होने के काबिल है या नहीं है। सो और ये इससे सेंस बन रही है या नहीं। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड योर स्टोरी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग कैन। ये चीज़ें ऐसी हैं बेटा, स्टार्ट में तो आपके लिए मुश्किल होती है, लेकिन जब आप रूटीन में आ जाते हैं तो फिर आपको इन सारे स्टेप्स का और चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं होता, अदराक भी होता, आप ऑटोमेटिकली सारे काम किए जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल सीखते हैं तो आप गियर भी देखते हैं, हैंडल भी देखते हैं, आगे पीछे भी देखते हैं, बड़ी मजबूती से हैंडल को भी पकड़ते हैं। लेकिन जब आपको आ जाता है चलाना तो फिर आपको कोई नहीं बताता कि अब आपने पहले ये करना है, बाद में ये करना है। आप रूटीन में वो भी कर रहे होते हैं और साथ गपशप भी कर रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। सो ये बिल्कुल ऐसे ही है। So always make sure you have explained why we should know this river. ये एक नया जो आप यूँ कह लें कि जैसे आप हैं स्टूडेंट हैं तो ये पॉइंट आपके सामने होने चाहिए, या एक न्यू प्रोफेशनल जो आ रहा है उसको चीज़ों को ये अंदाज़ या ये ख्याल जो है वो उसने अपने सामने रखने हैं कि सारी चीज़ें जो हैं उसके पास रीज़न हो, क्लियर हो, अच्छी तरह से मामलात को टारगेट ऑडियंस के मुताबिक वो लिख सके, प्रेजेंटेशन उसकी इजी हो, ख़ुद उसको बोल के देख ले ताकि अल्फाज की अदायगी, सेंस, सारी चीज़ें जो है उसकी पूरी हो सके। एंड द लास्ट वन इज एंकर रीडिंग। इट्स व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ यू से इट। राइट फॉर टीवी, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। राइट स्मॉल सेंटेंसेस। ज़ाहिर उसमें इसमें तो सांस का भी मसला आ सकता है ना पढ़ने वाले के लिए। जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो वो फिक्रे लंबे हों तो हमारा सांस टूटता है, लेकिन यहाँ बोलने वाले का भी सांस टूट सकता है अगर फिक्रे लंबे होंगे। तो वो डेफिनेटली वो एंकर फिर हिचकी ही लेती रहेगी, आपकी खबर फ्लुएंटली वो नहीं पढ़ सकेगा, या जो भी स्क्रिप्ट आपने लिखा है। रिसर्च प्रोनाउंसिएशन देन प्रैक्टिस दैम। किसी भी, ये एंकर पर्सन के लिए भी अच्छा है कि वो भी किसी चीज़ को, जब अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो अच्छे प्रोड्यूसर आप तभी हैं कि आप बाकायदा उसको लाइव करने से पहले या रन डाउन को रिकॉर्डिंग से पहले एक दफ़ा उसकी रिहर्सल कराएं। और बाकी सारी वो खसूसियात हैं जो एक एंकर में होनी चाहिए, और एक प्रोड्यूसर जो है वो वक्त के साथ साथ अपने एंकर्स को वो ये चीज़ें उनको बताता भी रहे कि कहाँ पे आपने रिलैक्स है। मसलन आप कोई क्राइम की, हादसे की, कोई जज्बाती खबर पढ़ रहे हैं तो आपको खुद सांस चढ़ जाए, आपकी आवाज़ भरा जाए, तो ये सब कुछ नहीं होता। आपने काम ही रहना है, सुकून से ही रहना है। आपने एज ए प्रोफेशनल ही चीज़ों को जो है वो डिलीट करना है। दरमियान में सांस फूलना, सांस लेना और इस तरह की चीज़ें और तासरात आपके चेहरे से, आपकी आवाज़ से वो नज़र नहीं आने चाहिए।